सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत आती है और किस तरीके से सभी अदर यूरोपियन पावर्स को हराकर यहाँ पर अपने आप को एज अ होल सोल यूरोपियन पावर स्टैब्लिश करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात है ईयर 1588 की, जब इंग्लिश ने स्पेनिश को हरा दिया था। उस टाइम पे इंग्लिश को यानी कि इंग्लैंड के लोगों को ये लगने लगा था कि यूरोप के अंदर वो भी अब एक उभरती हुई शक्ति हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे ही यूरोप में जितने भी कंट्रीज थे वो सभी लोग पोर्टुगीज से अवगत थे, यानी कि जिस तरीके से पोर्टुगीज ईस्टर्न ट्रेड में इन्वॉल्व होकर काफ़ी लंबे समय से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, तो सभी यूरोपियन पावर्स जो हैं उस चीज़ को भी देख रही थी और हमेशा ही चाहती थी कि ईस्टर्न ट्रेड में वो भी इन्वॉल्व हो। तो बस यही वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर इंग्लिश लोगों को लगा कि हमें भी ईस्टर्न ट्रेड में इन्वॉल्व होना चाहिए। इसी के चलते आगे चलकर हम देखेंगे कि 1599 में एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट जो हैं, जो कि खुद को मर्चेंट एडवेंचर कहते हैं, उन्होंने एक कंपनी को बनाया और उस कंपनी ने ईयर 1600 में दिसंबर 31 को क्वीन एलिजाबेथ वन से ये परमिशन मांगी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि स्पेशली इंडिया के साथ उन्हें ट्रेड करने की परमिशन दी जाए। और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते जो महारानी है उन्होंने एक एक्सक्लूसिव राइट्स यानी कि एक चार्टर को साइन किया और परमिशन दी उस कंपनी को कि आप जाकर इंडिया में ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपको मोनोपोली मिलेगी उसकी अवधि केवल 15 साल की रहेगी। यानी कि 15 साल के बाद अगर आपको ट्रेड को कंटिन्यू रखना है तो वापस से आकर परमिशन लेनी होगी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी चालाक थी, इसीलिए उन्होंने ईयर 1609 में ही उस चार्टर को इनडेफिनेट टाइम के लिए रीन्यू करा लिया, यानी कि अब महारानी की परमिशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और बस अब उसी चार्टर की परमिशन के थ्रू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की तरफ रुख करती है। तो देखते हैं कि सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में अप्रैल 1609 में पधारे थे। उनकी स्टार्टिंग में तो मंशा यही थी कि इंडिया के साथ ट्रेड किया जाए और इंडियन रूलर्स के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते इस्टेब्लिश किए जाएं। इसी के चलते वो जहांगीर से परमिशन मांगते हैं कि सूरत नाम की जगह पर हमें फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दी जाए, जहां पर ऑलरेडी पोर्टुगीज़ जो हैं वो खुद को इस्टेब्लिश कर बैठे थे। अब कोई भी नई यूरोपियन पावर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है पोर्टुगीज़ को उनसे खतरा लगेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कंपटीशन बढ़े। इसी के चलते पोर्टुगीज़ काफ़ी बार उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कभी मिड ऑफ द ओशियन में उनके शिप्स को डुबो दिया जाएगा, तो कभी जहांगीर के दरबार में पहुंचने से पहले बहुत सारे इंग्लिश ऑफिसर्स को मार दिया जाएगा। बस इन्हीं झड़पों के चलते एक टाइम ऐसा आएगा जब जहांगीर को भी ये फील होने लगेगा कि जो पोर्टुगीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं या फिर अपनी पावर को बनाए रखने के लिए इंग्लिश के साथ कुछ ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं। और इसी के चलते पोर्टुगीज़ जो हैं, जो कि एक टाइम पे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड माने जाते थे, अब जो जहांगीर है वो उन्हें उतनी तवज्जो नहीं देगा। और दूसरी तरफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एक बहुत अच्छी खासी इमेज बनाने में कामयाब रहेगी। हालांकि ये तो कहा जा सकता है कि जब उन्होंने सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए पहली बार परमिशन मांगी थी जहांगीर से, तो उस परमिशन को डिक्लाइन कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मायूस होना पड़ा। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि वो जब 1613 के टाइम पर वापस परमिशन मांगेंगे जहांगीर से, तो इस बार उनको सूरत के अंदर फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दी जाएगी। अब क्योंकि 1609 में तो उनकी परमिशन को डिक्लाइन कर दिया था, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर भी चोरी छुपे 1611 में जाकर मसूलीपट्टनम नाम की जगह पर अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को बनाया और वहीं से ट्रेड करने लगे, जहां हम देखेंगे आगे चलकर 1616 में वो अपनी अच्छी खासी फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर लेंगे। अब जहांगीर तो ऐसे मानने वाला था नहीं, इसीलिए उसने परमिशन भी नहीं दी कैप्टन हॉकिंस को। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि 1612 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक और कैप्टन को भेजा जाता है, जो कि थे कैप्टन थॉमस बेस्ट,
जिन्होंने सी में यानी कि समुद्र में पोर्टुगीज़ को काफ़ी बुरी तरीके से हराया। अब इस चीज़ को जहांगीर जो है वो अपने दरबार में बैठा बैठा देख रहा था और जहांगीर को लगा कि हाँ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी काफ़ी दमदार है। तो इसी वजह से नेक्स्ट ईयर 1613 में सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए जहांगीर जो है वो परमिशन दे देता है। इसी के चलते अब पोर्टुगीज़ जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने थोड़े हल्के पड़ने लगेंगे। लेकिन दोनों ही कंपनीज, चाहे वो पोर्टुगीज़ की थी चाहे वो इंग्लैंड की थी, बराबर इंडिया में ट्रेड कर रहे थे। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि एक और एम्बेसडर ब्रिटेन की तरफ से भेजा जाएगा जिनका नाम था थॉमस रॉ। सर थॉमस रॉ 1615 में इंडिया आए थे और उनका होल सोल उद्देश्य था कि जहांगीर से ट्रेडिंग की परमिशन ली जाए और अपने फैक्ट्रीज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। और उन्होंने इसी के तहत बहुत सारी नई नई जगहों पर, जैसे आगरा, अहमदाबाद, बरूच, इन जगहों पर भी अपनी फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया और धीरे धीरे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में अपनी पकड़ बनाती जा रही थी। हालांकि शुरुआत तो किसी के लिए भी आसान नहीं होती और सेम हम देखेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के केस में, क्योंकि डच और पोर्टुगीज़ पहले से इंडिया में मौजूद थे तो वो हमेशा ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व करते थे। उनके साथ बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती थी जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंह की खानी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है सिचुएशन चेंज होने लगती है और कहें तो सिचुएशन जो है उनके फेवर में चेंज होने लगती है। अब एक टाइम आता है 1662 का, जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड की शादी जो है वो पोर्टुगी की राजकुमारी के साथ होती है। अब जिसकी वजह से दोनों के ही रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे और पीसफुल हो जाते हैं। इसीलिए ईयर 1662 में बॉम्बे, जिस पे एक टाइम पर पोर्टुगीज़ का कब्जा था, उसे एज अ डॉरी इंग्लैंड को दिया जाता है और इंग्लैंड के जो प्रिंस हैं वही बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं कि आप यहाँ से कमर्शियल प्रॉफिट्स को कमाइए और जिसको आप इन रिटर्न ब्रिटेन को दीजिए। तो कहीं कहीं पे तो हम देखते हैं कि लक भी बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। अब क्योंकि पोर्टुगीज़ के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो चुके थे इंग्लिश के साथ, इसीलिए अब वो उनके लिए बाधा नहीं बनते थे और उनको स्मूथली ट्रेड भी करने देते थे। आगे चलकर हम देखेंगे कि ईयर 1687 में बॉम्बे को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बनाया गया, यानी कि पहले जो सूरत की इम्पोर्टेंस थी वो शिफ्ट होके बॉम्बे को मिल गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखें साउथ इंडिया के अंदर तो 1632 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक गोल्डन फरमान इशू करवाया। उस गोल्डन फरमान के अकॉर्डिंग 500 पकोड़ा जो है, यानी कि जो करेंसी हुआ करती थी उस टाइम पे वहाँ की, वो अगर ब्रिटिशर्स उस सुल्तान को देते हैं तो उसके बदले में वो वहाँ पर फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं और साथ ही गोलकुंडा का जो पोर्ट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो एक तरीके से मसूलीपट्टनम के अंदर ब्रिटिशर्स के जितने भी सेटलमेंट थे उन्होंने उसे शिफ्ट करके मद्रास पहुंचा दिया और मद्रास में बहुत सारे फैक्ट्रीज को बनाया गया। साथ ही उसका फोर्टिफिकेशन भी किया गया जो आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बना। इस तरीके से साउथ इंडिया में भी जो मसूलीपट्टनम एज एन हेडक्वार्टर हुआ करता था इंग्लिश का, वो मद्रास में शिफ्ट हो गया। बात करें ईस्ट इंडिया की तो वहाँ पर इंग्लिश अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते थे वो हरिहरपुर में करते थे जो महानदी के डेल्टा के पास था। अब उन्होंने इसी को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया और बालासोर में भी 1633 में बहुत सारे फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया। 1651 में हम देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जो कि शाह सूजा थे, उन्होंने भी इंग्लिश को ट्रेड करने की परमिशन दी और कहा कि बदले में उन्हें एनुअली 3000 रुपीज़ देने होंगे। सो इस तरीके से ईस्टर्न इंडिया में भी इंग्लिश की सेटलमेंट्स डेवलप होने लगी, जैसे कि कासिम बाज़ार में। फिर हम देखते हैं पटना, राजमहल, ये वो जगह थी जहाँ पे इंग्लिश धीरे धीरे जो है अपनी अप्रोच बढ़ा रहे थे, ठीक है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब समहाउ इंग्लिश की जो मुग़ल रूलर्स हैं उनके साथ कुछ टसल हो जाती है, जिसकी वजह से मुग़ल रूलर्स जो हैं उनको हुगली नाम की जगह से हटा देते हैं।
क्योंकि हुगली उनकी एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट बन चुकी थी। पर क्योंकि मुगल किंग्स के साथ उनके कुछ विवाद हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें हुगली से जाना पड़ता है। लेकिन बाद में आगे चलकर हम देखेंगे कि 1690 में मुगल्स के और इंग्लिश के बीच में एक ट्रीटी साइन होगी जिसकी वजह से वो वापस से अपने ट्रेड सेटलमेंट्स जो है वो हुगली में डेवलप कर लेते हैं। अब अंग्रेज इस फिराक में थे कि यहाँ पे किसी भी तरीके से फोर्टिफिकेशन किया जाए और अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उसको फोर्टिफाइड किया जाए ताकि कोई भी उन पर अटैक ना कर सके। अंग्रेजों की दूसरी मंशा ये भी थी कि अब वो थोड़ा सा ना पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो किसी भी तरीके से फोर्टिफिकेशन की कोशिश करेंगे तो मुगल किंग्स उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इस टाइम पे वो एक ठोस रीज़न की तलाश में थे जिसकी वजह से उनको जो है वो फोर्टिफिकेशन करने का मौका मिल जाए। तो इसी टाइम पे हम देखते हैं कि बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक ज़मींदार जिनका नाम था शोभा सिंह वो रेबेल कर देते हैं और इस वजह से अंग्रेज़ों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब इसी चीज़ को बहाना बना के अंग्रेज क्या करते हैं, 1698 में वहीं के ज़मींदार से परमिशन लेकर और 3 विलेजेस की फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें एक था सूतानाती, एक था गोविंदपुरा और एक था कालीकाता। अब क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, बाद में इन तीनों ही विलेजेस को मिलाकर एक स्टेट को बनाया जाएगा जिसका नाम था कैलकटा। यहीं पे इन्होंने अपना एक फोर्ट बनाया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका लालच भी बढ़ने लगा और अब वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर कैसे भी करके ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का मौका मिले। इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1715 में जॉन सरमैन नाम के एक इंग्लिशमैन फारूक सियार के दरबार में आते हैं जो कि एक मुगल एम्परर था और फारूक सियार से 3 इम्पॉर्टेंट फरमान जारी करने की रिक्वेस्ट करते हैं। इन्हीं फरमान को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी देनी पड़ती थी उससे भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिला। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक के लिए भी परमिशन मिल गई। दस्तक क्या होता था, इस तरीके के पासेस हुआ करते थे जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से हैदराबाद में भी ट्रेड करने पर काफ़ी ज़्यादा छूट मिली और सूरत के अंदर भी ये कहा गया कि अगर आप एनुअली 10,000 रुपीज़ पे करते हैं तो आप बाकी सभी ड्यूटीज़ और टैक्सेस से मुक्त हो जाएंगे और इजीली अपना ट्रेड जो है वो फ्लरिश कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं, क्योंकि हमने अपनी अर्लियर वीडियोस में डिस्कस किया था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने सभी यूरोपियन पावर्स को डिफीट करके और अपनी सुपीरियॉरिटी को इंडिया में इस्टेब्लिश किया था और मोस्ट पावरफुल पावर के रूप में इंडिया के अंदर उभर कर आए थे। तो चलिए अब हम थोड़े से ऐसे रीजंस देखते हैं जिसकी वजह से अदर यूरोपियन पावर्स इंडिया में उतना फ्लरिश नहीं कर पाई, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी अच्छे से खुद को स्टैब्लिश कर पाई। तो बात करें सबसे पहले और मेजर डिफरेंस का जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अदर यूरोपियन कंपनीज के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल बनाती है, वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्राइवेट कंपनी थी, जबकि अदर कंट्रीज़ के चाहे वो पोर्टुगीज़ हैं, फ्रेंच हैं, डेन्स, डच कोई भी था, इन सभी की जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी वो एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी। अब इसमें डिफरेंस क्या क्रिएट होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड को जब भी कोई फैसला लेना होता था तो वो काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म से भरे रहते थे, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हीं के ऑफिसर्स जो हैं फैसला लेंगे और बहुत ही इंस्टेंट डिसीजन के चलते हमेशा ही सक्सेस देखते थे। वहीं दूसरी तरफ अदर कंपनीज़ को, फॉर एग्जांपल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा ही अपने गवर्नमेंट के अप्रूवल का इंतज़ार करना पड़ता था, जिसकी वजह से डिसीजंस में काफ़ी डिले हो जाता था और कई बार बहुत सारे जीते जिताई लड़ाइयों को भी वो हार जाते थे। दूसरा हम देखते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नेवी थी वो अदर यूरोपियन कंपनीज के मुकाबले काफ़ी सुपीरियर थी, जिसका उन्हें हमेशा ही बेनिफिट मिला। तीसरा हम देखते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया में जो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे उस पे अपनी सेटलमेंट्स को इस्टेब्लिश किया हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में बॉम्बे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुआ करता था। ईस्टर्न प्रेसिडेंसी के अंदर बंगाल के ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छे से खुद को सेटल किया हुआ था और साउथ में देखें तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी।
अगर हम इसे कंपेयर करें फ्रांस के साथ, तो फ्रांस के पास केवल एक ही इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट थी, जो थी पौंडीचेरी। सो इसी वजह से भी फ्रांस थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड के सामने हल्का पड़ गया। सो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने भी एक बहुत मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे मशीन्स को डेवलप किया गया, बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस हुए, जिसका उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव कर गया। हालांकि हम देखते हैं दूसरे यूरोपियन नेशंस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफ़ी लेट पहुंचा था, और इसी की वजह से इंग्लैंड की एक हेजीमनी जो है वो बरकरार रही। नेक्स्ट हम देखते हैं मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन, यानी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी। कंपैरेटिवली हम देखें तो वो अदर यूरोपियन कंपनीज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर थे। तो ये तो वो रीजंस थे जिसकी वजह से हमने देखा कि किस तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अदर यूरोपियन ईस्ट इंडियन कंपनीज के मुकाबले ज़्यादा सुपीरियर रही और ख़ुद को औरों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या लोकल रीजंस रहे, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से यूरोपियन पावर, स्पेशली द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने आप को इंडिया में स्टैब्लिश कर पाई और अगले 200-300 सालों तक इंडिया को पॉलिटिकली डोमिनेट किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।